दिसंबर 2026 तक आपके हिसाब से सोना कहाँ जा रहा है? 180 से भी काफ़ी ऊपर जा सकता है। आपको सिल्वर कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है 2026 एंड में? 3 लाख तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दो तरह के लोग हैं मार्केट में, एक तो जो ऊपर में लेके फंस गए, दूसरे वो जिनको लग रहा है कि सोना तो बहुत ऊपर तक गया था, $5,000 के ऊपर हमने देख लिया था, अब तो ये बिल्कुल ही घट गया है। आप बताइए क्या करें? जिन लोगों ने 1,80,000 यहाँ पे सोना खरीदा है, सबसे पहले उनसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। और जिनको खरीदना है वो थोड़ा जुलाई में खरीदे, थोड़ा अगस्त में खरीदे और यहाँ से एवरेजिंग करते हुए चले, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा निवेश करते हुए चले। मिनिमम कितने रुपए से ETF में निवेश किया जा सकता है? 120 रुपये में सोना खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा सहूलियत कुछ नहीं हो सकती। आपको चाहिए मोबाइल, इंटरनेट, एक डीमैट अकाउंट और 120 रुपीज़। सिल्वर ETF में तो वहाँ पर भी इतने ही सस्ते में मिल जाएगा क्या सिल्वर ETF? सिल्वर ETF का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड। अगर हम चाहते हैं ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। चांदी प्रीमियम पर इस समय दिखाई दे रही है, स्पॉट पे ये महंगी है और 2,22,000 के करीब ये MCX पर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा काम कर रही है चांदी? 3 कारण है यहाँ पे। एक तो कस्टम ड्यूटी है, दूसरा हमारा है इम्पोर्ट का रेस्ट्रिक्शन, तीसरा हमारा रुपया है। 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर ये तो 24/7 है, तो ये अचानक से कॉमिक्स को क्यों सूझी? कॉमिक्स का यहाँ पे ध्यान है वो है कि वीकेंड में जो वॉलेटिलिटी आती है उसको यहाँ पे हेज करके चलना। बैंक्स हैं या ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेज हैं, ये सबसे ज़्यादा हमको कंफ्यूज करते हैं। तो इतना अंतर इनके टारगेट्स में होता क्यों है? वही हमें बचना है। हमें मतलब कि हिस्टोरिकली बैक डेटा पे ध्यान देना है और ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सोना अगले 5 साल में आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? लगभग जो प्राइजेस आएंगे 3.5 लाख के आसपास। अगले 5 साल में चांदी कहाँ दिखाई दे रही है? 8 लाख 9 लाख तक भी जाने के चांसेस हैं इसमें। अगर कोई इन्वेस्टर आपको सुन रहा है तो वो ज़्यादा चांदी में निवेश करे बजाय सोने के? आउट परफॉर्म अगर करने वाली है सिल्वर? कोई अर्ली एज में है, जेनजी है या 18-20 ईयर्स में है, तो उसे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन स्टिल बैलेंस पे में इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10 लग जाएगी, सिचुएशन खराब भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेडी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोने और चांदी को लेकर के आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास रहने वाला है। 2 मेहमान मेरे साथ हैं और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आप चाहे सोने में काम करते हैं, चांदी में निवेश करते हैं या आप ट्रेडर हैं, हर किसी के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 1 लाख सब्सक्राइबर पैसा बोलता है मैं अब हो चुके हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप भी फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। अब जो आज के मेरे मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। SMC से मेरे साथ आज वंदना जी हैं, जिन्हें आप पहले देख चुके हैं पैसा बोलता है में, और नए मेहमान SMC से मेरे साथ आज रविंदर जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वंदना जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूँ। 2 तरह के लोग हैं मार्केट में, एक तो जो ऊपर में लेके फंस गए कि उनको लग रहा है कि भाई अब तो सोना नीचे आ गया, पता नहीं अब वहां तक पहुंचेगा या नहीं। दूसरे वो जिनको लग रहा है कि सोना तो बहुत ऊपर तक गया था, $5,000 के ऊपर हमने देख लिया था, अब तो ये बिल्कुल ही घट गया है, 4100-4200 के बीच में हम इस समय देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है हम क्या करें। तो मतलब जिन्होंने नहीं खरीदा वो भी सोच रहे हैं हम क्या करें, और जो ऊपर में खरीद के बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं हम क्या करें। तो आप बताइए क्या करें। दोनों सवाल यहाँ पे काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे 1,80,000 पे सोना खरीद के बैठे हुए हैं, और अगर आप बात करें ज्वेलर से तो उन्होंने 2 लाख में भी लिया क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम था। अब यहाँ पे वो जब प्राइसेस 1,40,000 आ रहे हैं तो 1,80,000 वाले सोच रहे हैं क्या इससे नीचे जाएगा, वो परेशान है। अच्छा, जो लोग 1,40,000 पे खरीदना चाह रहे हैं उन्हें ये डर है कि क्या 1,20,000 भी चला जाएगा या 1 लाख तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो नहीं मैं महंगा खरीद रहा हूँ। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है निवेशकों की। तो अब दोनों चीज़ों का मैं अलग अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगी। जिन लोगों ने 1,80,000 यहाँ पे सोना खरीदा है, सबसे पहले उनसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। और ये कमोडिटी है, अगर आप कभी ये जो सोना का ऐसी चीज़ है, कभी भी आप अगर देखेंगे पिछले 20 साल या 5 साल का रिटर्न देखेंगे, कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में तो ये गया ही नहीं है। और हर बार लोगों ने ये कहा है कि वो हमसे ख़रीदना रह गया। हाँ। अब जैसे मैं 20 साल का इसका अगर रिटर्न बताऊं, ये 1200% का रिटर्न दे चुका है। अगर 5 साल की बात मैं करूं तो ये 600% का रिटर्न दे चुका है। तो हमें एक बार मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं 6-7 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, ये एक बार फिर से रैली लेगा, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदार सेंट्रल बैंक्स हैं।
बड़े बड़े खरीदार यहाँ पे हैं और उनकी बाइंग एग्रेसिव हो रही है, रिकॉर्ड बाइंग हो रही है। अब जिन लोगों को यहाँ पे सोना खरीदना है, टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कभी भी मार्केट के लिए, और एक बार तो हम ऊपर फंसते हैं और एक बार हम नीचे की तरफ फंसते हैं। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लीजिए म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स ने एक हमारी आदत डाली किस चीज़ की, सेविंग्स की। और सेविंग्स हम कब करते हैं, हर महीने सेविंग्स करते हैं। मुझे लग रहा है कि सेम फंड मतलब कि फंडा पे या सेम मतलब पैटर्न पे हमें जाना चाहिए गोल्ड में। अगर मान लीजिए कि किन्हीं को यहाँ पे ETF खरीदना है, मैं कहूँगी कि आप मंथली खरीदिए, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। अब यहाँ पे अगस्त सितंबर से जब ट्रेडिशनल खरीदारी की शुरुआत होती है तो हर साल सोना अगस्त सितंबर से बढ़ता है, यानी कि आप बिल्कुल लोअर पे बैठे हैं। कह सकते हैं कि 30% डिस्काउंट है इस सोने में अभी। तो यहाँ से अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4% गिरेगा, 5% गिरेगा, वहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में हमें यहाँ से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। जो अर्ली यहाँ पे एंट्री करेंगे उनका जो रिटर्न होगा वो बेहतर होगा। और जिन लोगों ने 1,80,000 पे जो निवेश किया हुआ, बिल्कुल मैं टॉप पकड़ रही हूँ यहाँ पे, उन लोगों को मेरी सलाह रहेगी, आपने यहाँ पे बहुत पैनिक वाला सिचुएशन देखा है, फोर्थ क्वार्टर का वेट करिए, क्योंकि ये वो क्वार्टर है जो पिछले 25 साल से हर बारी एक पॉजिटिव रिटर्न देता है। बैरिंग की 2 या 3 साल में इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया, ये बिल्कुल रेंज में रहता है। वहाँ से एक बाइंग जो है वो शुरुआत होगी और यहाँ पे एक बारी देख सकते हैं कि सोने में 1,60,000 65,000 वाला रेंज वो वापसी आता हुआ दिखाई देगा। तो उनको या तो वेट करना है या वो यहाँ से एवरेजिंग करें, वो थोड़ा और सोना लेके एवरेजिंग कर सकते हैं। और जिनको खरीदना है वो थोड़ा जुलाई में खरीदे, थोड़ा अगस्त में खरीदे और यहाँ से एवरेजिंग करते हुए चले, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा निवेश करते हुए चले। ज्वेलरी में ये कहना आसान नहीं है क्योंकि हमें जाना पड़ता है ज्वेलर्स के पास। हाँ। और क्योंकि यहाँ तो मैं आप आगे बढ़े उसके पहले एक सवाल ले लूं, क्योंकि आपने 1,65 की बात बोली और ऊपर में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 1,80 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप बोल रही हैं कि अगर साल के अंत तक भी कोई रुके तो 1,65 तक ही सोना जाएगा, 1,65,000। ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं बिल्कुल रिजर्व मतलब अपना आउटलुक दे रही हूँ, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड क्यों मैंने अपने आप को रखा है, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कराना तो क्राइसिस सिचुएशन बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे माने कि वॉर जो है अभी से एकदम से ख़त्म होती है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इक्विटी मार्केट को 1 क्वार्टर संभलने में लगता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होता है तो वो 2 क्वार्टर लेता है संभलने में, लेकिन सोना इमीडिएट संभलता है। ये फ़र्क है इक्विटी में। अगर हमारा इक्विटी मार्केट अगर मान लीजिए कि 1 क्वार्टर क्रूड जो है वो 70-80 से ऊपर रह गया, उसको दो क्वार्टर चाहिए संभलने के लिए, फिर जाके हम एक पॉजिटिव रिटर्न अच्छा आता हुआ देखते हैं। लेकिन सोना ऐसी कमोडिटी है कि यहाँ पे इमीडिएट बाइंग आएगी क्योंकि डॉलर डिमांड हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप 1,80,000 के ऊपर जाते हुए तो सोने को नहीं देख रही हैं। 1,80,000 तक मुझे लग रहा है कि एक बार सोना को आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट क्वार्टर 2027 हो या फिर आपको यहाँ पे 2026 का लास्ट क्वार्टर हो। टाइमिंग डिफरेंट है लेकिन ये लेवल्स आएंगे। रविंदर जी, आपका अनुमान क्या है? क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे जब बड़े बड़े नामों की बात करते हैं तो वो तो कुछ भी अफलातूनी हमें बता देते हैं। कोई $6,000 भी बोल रहा है, कोई तो पीछे हमने देखा था $10,000 तक की बात हो गई थी। तो वंदना जी ये कह रही है कि साल के आखिर तक भी 1,80,000 तक सोना जा सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हमें जैसे शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो डिस्काउंट लगते हैं तो सब भागते हैं। अब गोल्ड सिल्वर में उल्टा होता है। आपने देखा होगा कि जब प्राइजेस 1,80 के पास थे तो लाइंस लगी थी और सब बोल रहे थे कि सोना खत्म हो गया, चांदी खत्म होगी। अभी प्राइजेस करेक्ट हुए हैं, अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो लोअर साइड में यहाँ से 10,000 तक का और फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोने में। चांदी की बात करें तो 20,000 से 25,000 का फॉल और आ सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें, जो आपने पूछा, जो आपका मेन क्वेश्चन था कि 1,80 तक आ सकता है, यहाँ से 1,80 से भी काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे 1,80 1,65 की रेंज हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आता हुआ दिख सकता है। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। अगर न्यूज़ फ्लो उस तरीके का आएगा, अगर वॉर यहाँ पे रुक जाती है, सब सेटल डाउन हो जाता है, तो आप देखेंगे कि गोल्ड के लिए सिनेरियो बहुत जल्दी बदल जाएगा। क्रूड प्राइसेस अभी रिसेंटली हमने देखा कि फॉल किए, जैसे ही क्रूड गिरा, इन्फ्लेशन कंसर्न हमारे, अभी CPI डेटा हमने देखा US का आता हुआ, उसमें देखा कि नंबर्स जो थे वो सॉफ्ट हुए। गोल्ड में बहुत शार्प जंप हमें आता हुआ दिखा है पिछले 2-3 दिनों में। इसी तरीके से अगर यहाँ से वॉर में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तो हम देखेंगे कि गोल्ड का जो आउटलुक है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है जिसमें सेंट्रल बैंक अभी भी बाइंग साइड में ही है।
जैसे ही हम देखेंगे कि हेज फंड्स और ETF बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का रैली रुकते भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन हम ये जो युद्ध की इतनी बात कर रहे हैं वंदना जी, वो कैसे हम समझें कि युद्ध सोने और चांदी को किधर लेके जा रहा है? क्योंकि इतनी इतनी भीषण जंग में भी हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ऊपर नहीं गया। अब आप कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव अगर हमने साइड देखा इस युद्ध का, तो अचानक से जब ट्रम्प हमला भी कर दे रहे हैं, दोबारा एक बार लगा सीज फायर हो गया, अब दोबारा से हमला भी हो गया, ईरान भी जवाब दे रहा है, तब भी हम ये तो देख नहीं रहे कि सोना और चांदी भाग रहा है। तो जब जंग हो रही है वो तब नहीं भाग रहा, तो रुकेगी तो फिर कैसे भागेगा? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो वॉर है ना, जब रशिया यूक्रेन का हुआ था, तो जो दो सबसे बड़े खरीदार बैठे हुए हैं ना जो वर्ल्ड के, चाइना और इंडिया, वो अफेक्टेड नहीं था। अब इस बार जब आप देख रहे हैं, जब ये मिडिल ईस्ट की वॉर हो रही है और हॉर्मुज़ यहाँ पे मतलब कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो दो सबसे बड़े खरीदार पे आ रहा है। चाइना तो खरीद रहा है अभी भी, चाइना अभी भी खरीद रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जितनी बाइंग हो रही थी, रिटेलर्स की जो बाइंग हो रही थी, वो करीब यहाँ पे कम हो रहा है। चाइना चांदी को तो खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे खरीदा हुआ है, मतलब काफ़ी मतलब रिकॉर्ड लेवल पे वो खरीद रहे हैं। रिटेलर्स की बाइंग उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंसर्न जो है वो हर लोगों को परेशान कर रहा है। तो जब रिटेलर्स आएंगे तो इस रैली को काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये कैसे डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चाइना और इंडिया का जो ETF बाइंग हो रही थी गोल्ड में, वो यहाँ पे आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। तो हमने फिजिकल बाइंग तो कर ली, सेंट्रल बैंक ने तो कहा कि भैया हमारे पास फंड है, हम तो बाइंग करेंगे यहाँ पे, और हमें तो बहुत सस्ता मिल रहा है। हम $5600 पे बाइंग कर रहे थे, तो हम 4000 पे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो रिटेलर्स हैं और जो ETF बायर्स थे, वो यहाँ पे आउटफ्लो हुआ, वो पैनिक में आए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो दो खरीदार है वो यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी क्रूड ऑयल नॉर्मल होगा, अभी $67 तक आया था, और वहीं से गोल्ड की बाइंग स्टार्ट हुई थी। अब ये वॉर ज़्यादा नहीं खिंच सकता, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं यूएस में, उससे पहले क्रूड नीचे चाहिए ट्रम्प साहब को, क्योंकि वहाँ पे उनको फिर इलेक्शंस पे भारी पड़ने वाला है ये उनका इन्फ्लेशन। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैसे वॉर थोड़ा सा भी स्टॉप होता है ना, तो हमारे ETF बायर्स आएंगे। अब आप बोलेंगे ETF बायर्स क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सोना के लिए? 32% ही ज्वेलरी बाइंग रह गई है, 36% जो है वो, इससे ज़्यादा भी हमारा इन्वेस्टमेंट बाइंग हो चुका है। तो जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, ये यहाँ पे मिसिंग है। और जैसे ये लिंक फिर से जुड़ता है ना, ये कड़ी फिर से जुड़ेगी खरीदारी के लिए ना, तो वो जो फिर शार्प रैली आएगी ना, वो बहुत शार्प होगी। और ये वेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो हैं, उनको पता है कि $4000 नहीं मिलना, क्योंकि ये मतलब मल्टी ईयर के बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं लेवल्स। और जो सिनेरियो बन रहा है वो सोना के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि रिसेशंस का आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे आ जाता है। जिस हिसाब से ट्रम्प साहब ने ट्रीट किया है इस वॉर को, वेनेजुएला में जो हुआ, फिर आपको जो यहाँ ईरान में हो रहा है, डी-डॉलराइजेशन बड़ी तेज़ी में होगी यहाँ पे। अच्छा, बहुत तेज़ी में होगी। और चाइना ने तो पूरा हब बना लिया, उन्होंने अपनी क्लियरिंग हाउस जो है वो सेटल कर लिया हांगकांग में, फिजिकल उन्होंने कर लिया, वो अपना जो एक्सचेंज है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप बना लिया सोने का, तो वो फुल्ली बैक्ड कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि जैसे रिटेलर्स इसमें आएंगे, जुड़ेंगे ना, एक आप इसमें अपसाइड आता हुआ फिर देख सकते हैं। मैं रविंदर जी के पास जाऊं उसके पहले, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ETF की बात कर ली है, मुझे आप ये बताइए, मेरा वो व्यूवर आपको जो देख रहा है जिसने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट किया ही नहीं है और उसको कोई और छोर भी नहीं मालूम है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, एक बहुत निम्न मध्यम वर्ग की अगर मैं बात करूं, मिनिमम कितने रुपए से ETF में निवेश किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये ऐसी चीज़ों में आपने सवाल पूछा है जिसका रिटर्न 18% का है। तो मैं चाहूँगी कि जो स्मॉल अमाउंट के साथ आते हैं उनको उनका रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए और एक सेफ़ रिटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रिटर्न जान लीजिए कि गोल्ड का रिटर्न कितना है। पिछले 15 सालों का अगर हम एनुअल रिटर्न लें तो ये 17-18% के करीब का है। अगर हम FD में जाते हैं या फिर हम मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में जाते हैं तो 5 से 6% का हमें एक रिटर्न मिलता है, और एक ऐसा क्लास है जो कि एक रिलायबल क्लास माना जाता है। अब बात आती है, जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम 10 ग्राम की बात करते हैं, यानी कि 1.5 लाख, 1,40,000, 50,000, उसके बाद मेकिंग चार्जेस, GST, सारी चीज़ें आती हैं। एक ऐसा चीज़ है ETF जो कि डीमैट के थ्रू आप NSE BSE पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसका जो है एक यूनिट आपको मिल रहा है कितने पे? वो मिल रहा है आपको 120 रुपये पे। अच्छा,
बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पॉकेट मनी है, वो 18 से ऊपर है, वो भी अपना डीमैट ओपन करें और वहाँ पे पॉकेट मनी से एटलीस्ट 1 यूनिट खरीद के वो 10 साल बाद देखें कि ये क्या रिटर्न दे रहा है। मतलब 120 रुपए से 120 रुपए से शुरुआत ETF कर में सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की हो बिल्कुल। सकती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रीज़न नहीं है कि आप गोल्ड में निवेश ना करें। पहले तो होता था ज्वेलर्स के पास जाना है, खरीदना है। अब आप 1 क्लिक पे अपने मोबाइल से 120 रुपए में सोना खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा सहूलियत कुछ नहीं हो सकती। आपको चाहिए मोबाइल, इंटरनेट, एक डीमैट अकाउंट और 120 रुपीज़। वो लोग जो डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं और वो सोने में निवेश फंड के जरिए अगर करें, तो मुझे बताइए कि फंड में, गोल्ड फंड में कितने रुपए से मैं शुरुआत कर सकती हूँ? ये फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कर सकते हैं जो लिंक्ड होते हैं, आपको गोल्ड से लिंक्ड होते हैं, सिल्वर से लिंक्ड होते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग कमोडिटीज़ से लिंक्ड होते हैं। वहाँ पे भी लगभग आपको इस यूनिट से आपको शुरुआत हो जाएगी। फंड ऑफ फंड होता है, ई गोल्ड से आप शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी तो अब आपको, लेकिन वो मैं सजेस्ट इसलिए भी नहीं करती हूँ, जो सेबी बैक्ड है आप उससे करिए। ओके। क्योंकि मैं वही चीज़ें यहाँ पे मतलब रेफ़र करूँगी जो सेबी बैक्ड है। हाँ। अब सेबी बैक्ड तो मतलब अब एक चीज़ है कि थोड़ा सा ऑडिट का होता है। बीच में मतलब आ गया था कि जो ई गोल्ड है उनके वॉल्ट्स मतलब ऑडिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन ETF यहाँ पे बिल्कुल ऑडिट होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, और ऐसे निवेश करें जो आपको लगे कि नहीं मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। ठीक है। और अगर हम चांदी की बात करें तो उसमें भी लमसम इतना ही रहता है। अगर मैं ETF में निवेश करना चाहूँ, सिल्वर ETF में, तो वहाँ पर भी इतने ही सस्ते में मिल जाएगा क्या सिल्वर ETF? सिल्वर ETF का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसमें फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पैसा कम है तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं उसमें SIP के थ्रू। और जो अगर डायरेक्टली NSE BSE पे बाय करना है हमें, तो उसमें जो भी उस समय ETF का प्राइस है, क्योंकि प्राइजेस तो चेंज होते रहते हैं, जैसे सिल्वर के प्राइस में अगर 5000 का जंप आएगा तो ETF में भी सेम आएगा। तो वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अंडर 150 हम ट्रेड हो जाता है उसमें, 150 से 200 रुपीज़ में। तो मतलब हम कह सकते हैं, मैं जैसे चाय पी रही हूँ, अमूमन 10 रुपए की एक कप चाय मिलती है, तो आप 30 दिन में अगर एक कप चाय भी कट करें तो 300 रुपए की तो चाय होती है। तो उस लिहाज से भी आप वो 300 रुपया अगर गोल्ड ETF में अगर आप निवेश कर सकते हैं, बंदना जी ने बताया और रविंदर जी भी बता रहे हैं कि ये तो 120 रुपए से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये तो फ्यूचर के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा सौदा है। बहुत अच्छा सौदा है। जब आप पूल करके उसके मतलब कलेक्टिव रिटर्न्स को जब देखेंगे तो 10 साल के बाद आपको प्राउड फील होगा कि मैंने कहाँ पे निवेश करा था और मैंने ये मतलब समझदारी भरा कदम लिया था। और आप अपने पोर्टफोलियो को रेफ़र कर सकते हैं कि देखो मेरा रिटर्न इस तरीके का था और मैंने बड़ी मतलब अच्छी शुरुआत करी है और समय के साथ करी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ में 18% का रिटर्न आ रहा है, 17-18% का रिटर्न और 120 से शुरुआत हो रही है, उसमें हमें सोचना नहीं चाहिए। अब क्योंकि आप दोनों मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं और मुझे लगता है आप दोनों के होने का ये फ़ायदा तो मेरे व्यूअर को ज़रूर मिलना चाहिए कि वो बिल्कुल अगले हफ्ते क्या करने वाला है या अगस्त में क्या करने वाला है। तब मुझे लगता है कि 2 एक्सपर्ट्स को लाना सफल होगा मेरा पॉडकास्ट में। तो रविंदर जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ कि अगस्त का महीना ट्रेडर कैसे प्लान करें, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। देखिए, गोल्ड अभी रेंज में दिख रहा है, 140 के आसपास प्राइजेस सपोर्ट ले रहे हैं। अप साइड में 145 के आसपास का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम मतलब इंस्टीट्यूशन पोजीशंस की भी बात करें तो इसी तरीके की प्लेसमेंट वहाँ पे बनती हुई दिख रही है गोल्ड में। तो 140 के आसपास आता है तो वहाँ से बाइंग बना के चल सकते हैं। और हायर साइड में 145 के आसपास जब जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जैसे अभी आने वाले टाइम में मतलब 1-2 मंथ के बाद में फेस्टिवल सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि गोल्ड को वहाँ से भी पुश आना स्टार्ट हो जाएगा उस समय। तो 140 एक अच्छा रेंज रहेगा। 140 के नीचे जाता है तो वो लकी माने अपने आप को कि आपको थोड़े और सस्ते रेट्स मिल रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये 145 से 150 वाली रेंज में बहुत जल्दी आपको मूव होता हुआ दिख जाएगा। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में प्राइजेस 220 के पास सपोर्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से चांसेस है कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सिल्वर प्राइजेस 2.5 लाख से 2,65,000 की रेंज में मूव करते हुए दिखेंगे। तो 2,20,000 से लेके 2,10,000 की रेंज में डिप बाइंग करके चल सकते हैं। मतलब सारी पोजीशंस 2,20,000 पे ना बनाए, क्योंकि वोलेटाइल कमोडिटी है तो मूव उसी तरीके का देखने को मिलता है सिल्वर में। बट अल्टीमेटली ये अच्छी रेंज है। हार्ट अटैक देती रहती है सिल्वर बीच बीच में। वंदना जी, आप बताइए अगस्त में ट्रेडर क्या करें? इसको कैटेगराइज करते हैं, जिनको फिजिकल लेना है वो बाइंग शुरू करें क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा।
सिल्वर में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा, गोल्ड में लेकिन प्रीमियम बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। तो जिनको लेना है और फेस्टिव सीज़न आ ही रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, आप वेट नहीं करिए अगस्त का। जिन लोगों को ETF में बाइंग करनी है वो स्टैगर्ड वे में यहाँ पे बाइंग करें, SIP शुरू करें, और उनको नीचे का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे का डाउन साइड रिस्क जो है वो 5 to 10% है, इससे ज़्यादा का मतलब 5% है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं है। वहाँ से वो स्टैगर्ड वे में बाइंग की शुरुआत कर दें। अब जो डेरिवेटिव में है, जैसा रविंदर जी कह रहे थे, मैं एक सहमत हूँ कि एक लेवल 1,40,000 से ऊपर, 45,000 से ऊपर आता है तो बाइंग आप यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि वो कन्फर्मेशन देगा अप ट्रेंड का। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, लेकिन 1,45,000 से ऊपर हमें बाइंग करनी है। ये डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए है। सिल्वर की बात करेंगे कि अगर सिल्वर में कैसे हमें ट्रेड करना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ रहा है, 2,25,000 28,000 से लेवल से ऊपर जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए। पहला यहाँ पे आपका पड़ाव होगा, यानी कि टारगेट होगा, वो होगा 2,40,000। उससे ऊपर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्टेबल होती हुई दिख रही है तो मुझे फिर रविंदर जी से मैं सहमत हूँ, 2,60,000 65,000 बड़ी क्विकली आता हुआ आपको दिखेगा। अब रविंदर जी, क्योंकि हमने ये तो चर्चा कर ली कि जिसने कभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश नहीं किया है वो आना चाहता है तो मिनिमम कितने रुपए से आ जाए। अब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी में तो काम करते हैं लेकिन कमोडिटी में नहीं करते, गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं करते। तो वो ट्रेडर जो आपको देख रहा है जो निफ्टी में तो काम करता है लेकिन गोल्ड और सिल्वर में नहीं करता है, वो क्यों निफ्टी छोड़ के और गोल्ड एंड सिल्वर में काम करना शुरू करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी को कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी अपना 3:30 तक ट्रेड होता है, 3:30 बजे तक। उसके बाद कमोडिटी अपना रात को 11:30 और 11:55 तक चलता है। तो जो ट्रेडर्स मॉर्निंग में इक्विटी कर रहे हैं या जो स्पेसिफिकली सिर्फ कमोडिटी करते हैं, वो मॉर्निंग से 9 से लेके रात को 11:30 तक ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी में। लेकिन जो सिर्फ पर्टिकुलरली निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसे दिख रहा है कि इसमें वॉलेटिलिटी अच्छा है, मूव अच्छा मिलता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को आइडिया तो होता है कि कमोडिटी है, बट अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जो ट्रेड करते हैं वो लॉसेस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि निफ्टी ऑप्शंस और कमोडिटी ऑप्शंस जो है वो सेम है, बट बेसिक सेम नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। उसमें हमारे पास एक अंडरलाइंग जो है उसके रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, उसके बिहाफ पे उस कमोडिटी की, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है और ऑप्शंस उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, उस 50 स्टॉक्स के बेसिस पे वो जिस तरीके से रिटर्न देते हैं निफ्टी मूव करती है, और उसी के बिहाफ पे उसके स्टॉक ऑप्शंस जो हैं या निफ्टी ऑप्शंस जो हैं, इंडेक्स ऑप्शंस, वो मूव करते हैं। कमोडिटी में जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की बात हम कर रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर में क्या होता है, गोल्ड एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कमोडिटी है, ग्लोबली ट्रेड होती है, कोई पर्टिकुलरली एक कंट्री से मैनिपुलेट नहीं कर सकती, कोई कंट्री के प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर सकती। ग्लोबली अगर कुछ सिनेरियो वैसे बनते हैं तो प्राइजेस कंट्रोल होते हैं। जैसे अभी US ईरान टेंशन्स हुई तो हमने देखा कि प्राइजेस में फॉल आया, वो रीज़न ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि क्यों फॉल आया, क्या रीजंस थे। बट ऑप्शन से हमें क्या इसमें आइडिया मिलता है कमोडिटी में, जैसे कमोडिटी में क्या है कि आपको एक एज मिल जाएगा ऑप्शन से, आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस जगह अपनी प्लेसमेंट करके बैठे हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेडर्स आते हैं, वो ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं जैसे वो लॉटरी टिकट बाय कर रहे हैं और इवनिंग तक वो रिच हो जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है यही लॉसेस देके जाता है, सबसे ज़्यादा लॉसेस इसी माइंडसेट की वजह से होते हैं। क्योंकि जब भी हम आते हैं कमोडिटी को ट्रेड करने, हम देखते हैं कि चार्ट पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ से तो बाय बनेगा, बट अल्टीमेटली होता क्या है, वो ट्रैप होता है। अभी जैसे गोल्ड प्राइजेस हमने पहले डिस्कस किया कि जब वो 1,80,000 के पास थे तो सबके सब बाय की ख़त्म हो गया, गोल्ड दुनिया से ही ख़त्म हो गया, सिल्वर ख़त्म हो गई है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, वर्ल्ड खाली हो गए हैं। तो अभी जो वही सिल्वर जो 4 लाख के आसपास थी, अभी वो हमें 2,20,000 के आसपास मिल रही है, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो 1,80 चली जाएगी, ये तो 1,70 चली जाएगी, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो बियर ट्रैप है। क्योंकि जब प्राइजेस नीचे गिर रहे हैं तो हम यहाँ पे बियर ट्रैप में स्टक हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइजेस रिकवर नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स हैं वो प्ले में आते हैं इसमें। तो इसके ऑप्शंस इसीलिए अलग हैं कि यहाँ पे एक फंडामेंटल है, ग्लोबली एक कमोडिटी जो ट्रेड हो रही है वो उसको हम ट्रेड कर, उसके आइडियाज़ जो हैं वो ऑप्शन चेन से ले सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे अपनी बेट्स लगा के बैठे हुए हैं, उस जगह पे जाके अगर हम प्लेसमेंट करते हैं या एंट्रीज प्लान करते हैं
तो हम अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि हम जो प्रॉफिट इक्विटीज़ में नहीं कमा पाते वो कमोडिटीज़ में हमें बहुत फास्ट देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा भी कि गोल्ड ने जिस तरीके के रिटर्न दिए या सिल्वर ने जिस तरीके के रिटर्न दिए वो किसी भी इक्विटी क्लास में हमें नहीं देखने को मिलते उतने फास्ट। और अभी की सिचुएशन अगर देखें और फ्यूचरिस्टिक होके थोड़ा सा सोचें तो जो डिमांड सिल्वर की तरफ से आने वाली है एआई को लेके या डेटा सेंटर्स को लेके, तो वो अभी तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट दिख रही है यूएस ईरान टेंशन्स की वजह से, लेकिन जैसे ही ये टेंशन्स ईज आउट होएंगी सारी चीज़ें वापस से रिवर्स होंगी और फिर वो रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि प्राइसेस जो हैं वो सर्ज करेंगे और जैसे हमने पहले लाइंस लगती हुई देखी थी सेम तरीके की लाइंस लगते हुए वापस से देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ से शुरुआत हमने की थी वापस हम वहीं पे मैं आ जाऊँ। और जैसा आपको रविंदर जी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी छोड़ने की। जो निफ्टी में काम कर रहा है वो करता रह सकता है। 3:30 बजे के बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 11:30 बजे रात तक आपको मार्केट खुला हुआ मिलेगा। तो ट्रेडर्स के लिए एक फ़ायदे की बात भी मैं यहाँ पे कर दूँ कि स्टॉक्स कार्ड का स्मार्ट ट्रेडर प्लान आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आई एम श्योर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज भी दे रहे होंगे, जितनी ट्रेडिंग उतना ब्रोकरेज। लेकिन ये जो आपका स्मार्ट ट्रेडर प्लान है आपको ईयरली पैकेज 699 में मिल जाएगा। 699 में जी भर कर आप ट्रेडिंग साल भर कीजिए, आपको फिर उसके बाद कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत है नहीं। अगर साल का प्लान नहीं लेना चाहते हैं, महीने का प्लान लेना चाहते हैं तो वो है मात्र 99 रुपये में। और मुझे लगता है इतना सस्ता आपको 2 दिन 3 दिन की चाय भी नहीं मिलती है, तो उतने में आप जी भर के ट्रेडिंग कर सकते हैं चाहे कितना भी। अब वापस मैं आपके पास आ रही हूँ वंदना जी, मुझे ये बताइए एक चीज़ जो हमें इस समय समझ नहीं आ रही है वो ये कि चांदी प्रीमियम पर इस समय दिखाई दे रही है। हमेशा जो होता था उसका उल्टा दिखाई दे रहा है। स्पॉट पे ये महंगी है और 2,22,000 के करीब ये MCX पर दिखाई दे रही है। तो ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा काम कर रही है चांदी? इसके कारण है अभी, क्योंकि जब वॉर हुआ तो प्राइसेस जो हैं वो क्रूड प्राइसेस हायर साइड गए, कंसर्न आया डॉलर का। तो सबसे बड़ी बात है कि कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया। ये 6% से हुआ 15%, तो 9% तो चांदी ऐसे ही महंगी हो गई। दूसरा कारण हमारा रहा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा, और इंपोर्ट को इतना रेस्ट्रिक्ट हो गया वो कि जो मई के महीने में जो चांदी की मतलब इंपोर्ट थी वो 85% डाउन थी, और हम मतलब तीसरे चौथे सबसे बड़े हम इंपोर्टर हैं। और ये भी कारण थे कि चांदी में एक फॉल आया था। मैं ये भी यहाँ पे मतलब वो कर दूँ, काउंट करवा दूँ कि चांदी में जब भी फॉल आया इसमें इंडिया ने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो दूसरा तीसरा बायर जो है उसने एकदम से इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में तो गिरेगी ही, और फिर इसका इम्पैक्ट आएगा इंडिया में, इंडियन मार्केट पे। लेकिन वो आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया भी प्रीमियम पे आ गया था, मतलब डिप्रिशिएट हो गया था। हम 95 94 वाले जोन से हम 97 वाले जोन पे आ गए। 3 कारण है यहाँ पे। एक तो कस्टम ड्यूटी है, दूसरा हमारा है इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन, तीसरा हमारा रुपया है। इसने क्या करा, पहले तो इम्पैक्ट नहीं डाला, पहले तो लगा कि चांदी नहीं ठीक ठाक चल रही है। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि हमारी चांदी जो मतलब स्पॉट मार्केट में कम होती चली गई है, और कम होती भी चली गई मतलब लोगों ने स्टॉक को होल्ड करके भी रखा है कि आने वाले समय में जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगे चांदी को बचा के रखना है। अब क्या हुआ, जो चांदी एट पार चल रही थी, पहले डिस्काउंट में चल रही थी, ऑल ऑफ सडन अब वो 13,000 के प्रीमियम पे आ गई है। और ये प्रीमियम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सरकार इंपोर्ट को थोड़ा रिलैक्स ना करे या इंपोर्ट ड्यूटी को कम ना करे। वो अभी आगे आने वाले महीनों में तो लग नहीं रहा है। बिल्कुल, अभी DGFT ने थोड़ा सा रिलैक्स करा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर DGFT बोल दे कि ठीक है भैया यहाँ पे नॉर्म्स को हम रिलैक्स कर रहे हैं तो ये प्रीमियम डाउन जाएगा, नहीं तो ये प्रीमियम आने वाले मानसून के सीज़न में या फिर अभी शादियों का त्यौहार शुरू, मतलब शादियों का त्यौहार का मौसम शुरू हो गया। अब यहाँ से जब चांदी की खरीदारी खासकर रूरल इंडिया से आएगा ना, ये प्रीमियम्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। पर गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड में 2,000 का प्रीमियम है, लेकिन गोल्ड के प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन बिल्कुल शुरू होगा। फेस्टिव सीजन की शुरुआत अभी हो गई, और ऑलरेडी यहाँ पे आप जैसे फेस्टिव सीजन में आएंगे आप वेडिंग सीजन डिमांड में आप एंटर कर जाएंगे। हाँ। और जिस तरीके से 30% का फॉल आया है, और जिन्होंने 2025 में नहीं खरीदा सोना और जो सोच रहे थे कि अब हम तो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, मुझे बात होती थी ना तो बोलते थे कि सोना तो अब हमारे बस का ही नहीं रहा, तो उन लोगों को अभी एक वो आया है कि नहीं अभी खरीद लेते हैं। क्योंकि उन्होंने ना इतने सालों में देखा है कि पिछले 25 साल में सोना सिर्फ 4 साल गिरा है, वो बिल्कुल माइनर फॉल आया, बाकी तो हमने बढ़ते हुए देखा है। तो मुझे याद है कि MCX की शुरुआत 5600 से हुई थी जब MCX यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो 2003 में ये कमोडिटी 5600 की थी, अब ये 1,80,000 चली गई।
कुछ लोगों को पता है कि ये जो फॉल है ये टेम्प्रेरी है, बाद में प्राइसेस को ऊपर जाना है। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे ही फिजिकल मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी ना, ये प्रीमियम्स जो अभी मैं आपसे 1,500 का बोल रही हूँ, अगर ये नॉर्म्स रिलैक्स नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि ये बढ़ता हुआ फिर मतलब ऊपर में 5-6 हज़ार 10,000 तक आ सकता है, जो हम लोगों ने 2026 के बिल्कुल शुरुआत में देखा था। उसमें तो बहुत प्रीमियम ज़्यादा था। राइट। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमारी वंदना जी से बात हुई थी तो वंदना जी ने एक चार्ट मुझे दिखाया था जिसमें उन्होंने बड़ा लंबा उनका जो रिसर्च था वो हमारे साथ शेयर किया था रविंदर जी, और वो ये कह रही थी कि कैसे जैसे जैसे महीना आगे जाता है ना वैसे वैसे सोने का दाम भी आगे जाता है। कई सालों का डेटा उन्होंने हमें दिखाया और ये बताया कि कैसे अभी ये जो मंथ चल रहे हैं मई जून वाले, उसमें गोल्ड हमेशा ही हर साल ही उसका प्राइस कम होता है, और आप जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाते हुए देखते हैं तो वो बढ़ता है अक्टूबर और नवंबर में। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं पैसा बोलता है में, तो आप भी ऐसा मुझे कोई ट्रिक बताएं जिससे मेरा व्यूअर समझ सके कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर के मूव्स को पहले से पहचानना क्या आसान होता है, क्या हम समझ सकते हैं कि अच्छा आगे मार्केट में क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से सोने और चांदी की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं बता सकूं, ऐसा कुछ है? देखिए, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे गोल्ड सिल्वर का अगर हमें ट्रेंड पहले से जानना है तो इसमें क्या होता है कि जैसे गोल्ड में जैसे अभी करेक्शन हुआ 30% या 20% या 50% सिल्वर में हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस रुकते हैं एक रेंज में। तो जब भी ऐसा हो कि प्राइसेस एक रेंज में आके रुक रहे हैं क्योंकि इतना इम्पल्सिव फॉल है, 4 लाख की कमोडिटी 2,20,000 आ गई, 1,80 वाली 1,40 के आसपास आ गई, तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस एक रेंज में मूव करते हैं। जब उसे अपसाइड मूव करना है या फर्दर फॉल करना है, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है नहीं जिसमें हमें फर्दर फॉल दिखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स उस तरीके के हैं या सिचुएशन उस तरीके की बनती हुई दिख रही है हमें कि आने वाले समय में प्राइसेस जंप करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस, क्योंकि वॉर तो इंटेंसिफाई हुई है, पहले से ज़्यादा वॉर सिचुएशन भी नज़र आ रही है, लेकिन क्या फॉल उससे ज़्यादा बड़ा है? जो हमने फॉल देखा, जो लोज हमने देखे गोल्ड और सिल्वर में, वो ब्रेक हुए नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हम एक रेंज बना के चल सकते हैं कि जैसे गोल्ड में देखें तो लोअर साइड में 135 से 142 तक की रेंज दिख रही है अभी, हायर साइड में ज़्यादा देखें तो 145 तक प्राइसेस मूव किए हैं। जैसे ही प्राइसेस 145 के ऊपर चलने लगेंगे तो वो अर्ली इंडिकेशन होगा कि यहाँ से टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस के लिए अगर कोई रिटेल बायर है, जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है, तो वो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि सिप करके चल सकते हैं, क्योंकि सिप में क्या होता है कि जितने लंबे समय तक हम एक रेंज में बाइंग करेंगे तो हमारी एवरेज जो है वो लोअर साइड रहेगी, और जैसे ही ब्रेकआउट्स आएंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे बाय करना स्टार्ट करी और वो कंटिन्यूसली मूव करती गई, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ, क्योंकि हम कमोडिटी में एनालिस्ट हैं, हम रिसर्च करते हैं कमोडिटीज़ पे, हम गोल्ड सिल्वर को रीड करते हैं ग्लोबली क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं इसके प्राइसेस को लेके। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके तो हम किस तरीके से करते हैं, अगर मैंने जो सिल्वर में राइज आने से पहले जो इन्वेस्टमेंट करा उसमें जो रिटर्न्स थे, और जब सिल्वर चलने लगा उस समय जो मैंने रिटर्न्स अर्न करे, उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उसी में है जब सिल्वर कंसोलिडेशन पीरियड में था और मैंने जो ऐड ऑन करे सिप में, या जो मैंने यूनिट्स उसमें ऐड करे, और जब वो मूव किया अपसाइड में तो उसमें रिटर्न्स बम्पर थे। लेकिन जब प्राइसेस कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहे हैं, हर दिन 10% का सर्किट, 5% का सर्किट देखने को मिल रहा है, उस केस में वो रिटर्न्स नहीं दिखते हैं। प्राइसेस ज़रूर मूव करते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई चीज़ अगर 20 रुपये में खरीदी, कल मैंने 25 में खरीदी, तो मेरे ऑलरेडी जो 20 वाला है उसमें तो रिटर्न दिखेंगे, लेकिन जो 25 वाला है उस पर रिटर्न नहीं दिखेंगे। तो अल्टीमेटली जब कंसोलिडेशन जोन है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों में, इसमें अगर आप पोजीशंस बनाते हैं और आप बाय करते हैं लंबी अवधि के लिए तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इस तरीके का कुछ आइडिया चाहिए कि कैसे कौन से लेवल्स बेस्ट हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 फ्री चैनल हैं हमारे, एक कमोडिटी मंत्रा बाय SMC जिसमें हम सारी कमोडिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो भी MCX पे ट्रेड करती हैं और NCDX पे ट्रेड करती हैं। एक हमारा बुलियन स्पेसिफिक है, क्योंकि डिमांड आई थी कि ज्वेलर्स की तरफ से और बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें एक बुलियन स्पेसिफिक चैनल चाहिए जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करें गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल्स को, और क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, कहाँ से हम बाइंग बना के चल सकते हैं, क्या लेवल से हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इस चैनल की एक बढ़िया बात है कि हम इसमें ETF भी रिकमेंड करते हैं, ETF को लेके भी हम इसमें रिकमेंडेशंस देते हैं और हम बताते हैं कि किन लेवल्स पे हम जाके ऐड ऑन कर सकते हैं पोजीशंस को।
तो एक छोटा रिटेल भी जो क्लाइंट है या जो पर्सन है जो बिल्कुल निम्न आमदनी वाला है, वो भी इसमें आके जुड़ सकता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट है नहीं इसकी। तो आके आइडियाज़ ले सकता है, उसके बाद अपनी रिसर्च कर सकता है, अगर उसका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट कर सकता है, तो इसका बेनिफिट ले सकता है। ऑल राइट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी ताकि जो व्यूवर हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल सके। अब मुझे आप ये बताइए वंदना जी, क्योंकि हमने देखा है कि कॉमिक्स अब छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी लेकर के आ रहा है और 26 जुलाई 2026 से ये मार्केट में आ जाएगा। 1 आउंस गोल्ड फ्यूचर ये है। अब मुझे आप बताइए कि ये किसके लिए लेके आया जा रहा है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये तो 24/7 है। तो ये अचानक से कॉमिक्स को क्यों सूझी ऐसा करने की? मुझे लगता है 5 दिन ही काम करके जो मेरे ट्रेडर भाई बंधु हैं वो परेशान हैं, मैं तो ऐसा मानती हूँ, 6 दिन काम करके। तो मुझे बताइए कि ये क्यों लेके आया जा रहा है और क्या बेनिफिट है इसका? इसका कारण है यहाँ पे, क्योंकि जो सेबी की चिंता है वो सीएफटीसी की चिंता है। जो हमारे यहाँ सेबी है उनके रेगुलेटर्स हैं सीएफटीसी यूएस में। चिंता वही है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं लोग 90% लोग पैसा गंवा देते हैं। और क्या होता है कि इधर जो वॉलेटिलिटी है वो बड़ी हाई रही है। जब से वॉर टाइम हम हुआ है तब से हम लोगों ने देखा है कि वीकेंड में क्या होता है, सैटरडे संडे जो हम बोलते हैं ऑफ टाइम है, वो ट्रम्प साहब के लिए और ईरान के लिए होता है एक्शन टाइम। और युद्ध की शुरुआत ही की थी उन्होंने फ्राइडे को। बिल्कुल बिल्कुल, फ्राइडे करी थी, जब हम बिल्कुल वो थे कि चलो वीकेंड आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक्स करे थे। तो ये जो वीकेंड में जो हाई वॉलेटिलिटी आ रही है, तो यहाँ ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये जो पैसा है हाई वॉलेटिलिटी के कारण यहाँ पे रिस्क ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आए। फिर क्या हुआ कि कैसे ये रिस्क कम होगा, क्योंकि हम क्लूलेस होते हैं सैटरडे संडे हुआ क्या, मार्केट क्या ओपन होगी। और जिनके पोजीशंस फ्राइडे ओपन है उनकी तो बहुत बुरी हालत होती है। हम लोगों ने ये खुद भी यहाँ पे फेस करा। फिर टोकनाइज मार्केट होती है गोल्ड की, वहाँ पे ये 24/7 चलता था, लेकिन वो मार्केट क्या डिसेंट्रलाइज है, हम उसके बारे में पता नहीं है। तो सीएफटीसी में यहाँ कॉमिक्स ने यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हम ऐसे प्रोडक्ट को लाना चाहते हैं जो 24/7 चले, यानी कि ये पूरे समय चलता रहेगा और ये वीकेंड में भी रहेगा। इससे कुछ फ़ायदे हैं यहाँ पे। सबसे पहले जानना होगा कि पहला तो जो हमारा मेगा कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉमिक्स में, जैसे हमारा 1 kg का है और 10 ग्राम का भी है, वो यहाँ पे 100 ट्राई आउंस का है, ये 1 आउंस का है। सबसे बड़ी बात है इसमें रिटेलर्स आपको आ जाएंगे और बड़े कम पैसे से यहाँ पे बड़े कम मार्जिन के साथ 5 या 10% से वो आ सकते हैं, उनका एक्सपोजर हो जाएगा 1 आउंस में। तो सीधा सीधा उनका 100वें हिस्से से उनका खर्चा कम हो गया। दूसरी बात है ये कि ये फिजिकली डिलीवर्ड नहीं कमोडिटी है, ये कैश सेटल्ड है, यानी कि सोना यहाँ पे कैश सेटल्ड है। आपको ये झंझट नहीं है कि इसमें डिलीवरी में चले गए तो हम फंस जाएंगे। तीसरी बात यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पे कॉमिक्स का यहाँ पे ध्यान है, वो है कि वीकेंड में जो वॉलेटिलिटी आती है उसको यहाँ पे हेज करके चलना और यहाँ पे मंडे क्यूज़ देना जो बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स है कि किस तरीके से मार्केट हो सकती है मंडे, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले कर पाएँ। तो ये मार्केट ही अलग रहेगा? ये तो है कॉमिक्स का ही हिस्सा है। हाँ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 24/7 यहाँ पे चलेगा और मुझे लग रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, क्योंकि टोकनाइज मार्केट ने भी यह दिखाया है क्रिप्टोज ने कि भाई 24/7 दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू ट्रेड ऑल द टाइम, क्योंकि ये यंगस्टर आ रहे हैं, जेनजी है, जिनके पास मतलब कि अब राउंड द क्लॉक ये ट्रेड करना चाह रहे हैं। ये हमारा कुछ पैटर्न लाइफस्टाइल ऐसा बना है। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इसमें ये मार्केट बहुत मतलब बढ़ता हुआ दिखा। $90 बिलियन तक ये आ गया टोकनाइज मार्केट। यहाँ से इन्होंने एक क्लू लिया और उन्होंने कहा कि हम 1 आउंस गोल्ड लाएंगे, 24/7 ये चलेगा और ये क्लूलेस नहीं रखेगा हमारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को कि व्हाट विल हैपन ऑन मंडे। यानी कि मंडे का वो डर है ना, मंडे ब्लूज, वो यहाँ ट्रेडर्स को खत्म होता हुआ नजर आएगा। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर संडे कुछ होता है और उसके बाद मंडे जब मार्केट खुलेगा, ये तो 24/7 रहेगा, लेकिन मंडे जब हमारा एक्चुअल जो अभी तक मार्केट चल रहा है जब वो खुलेगा तो दोनों का प्राइस तो फिर सेम हो जाएगा? नहीं, हमारे जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जो पहले वाले जो 24/7 नहीं है, हाँ, उसमें जंप आएगा। लेकिन मैंने सपोज कि मैंने ले लिया गोल्ड खरीद लिया, हम लोगों ने सोना खरीद लिया, अब सोना क्या है थोड़ा नीचे आ गया, हमारी पोजीशन जो है वो डाउन है, तो क्या हम करेंगे, हमारी वो पोजीशन तो मंडे ही खुलेगी फिर। हाँ। लेकिन हम यहाँ 1 आउंस वाले में इसको हेज कर सकते हैं। गॉट इट, है ना। हाँ। हमारे पास एक ऑप्शन तो हमारे पास है, पहले हम बिल्कुल ऑप्शन हमारे पास नहीं होता था। हाँ। ये हमें सपोर्ट देने के लिए है। तो वो जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दैट इज़ फॉर हेजर्स, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके लिए है, ट्रेडर्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे रिटेलर्स आएंगे। हाँ।
और जब तो दोनों छोटे के लिए रिटेलर्स काम आएंगे का ना, हो गया। तो उनका जो मतलब प्रोटेक्शन होता है ना उनके फंड का, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी रेगुलेटर के लिए। हाँ। तो जब वो रिटेलर्स आएंगे और 24/7 एक्सचेंज खुला रहेगा ना उनके लिए, उनको ये डर नहीं रहेगा भैया हमारा पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आप देखेंगे इस मार्केट में बड़े प्लेयर्स पैसा नहीं गंवाते, ठीक है। छोटे प्लेयर्स जो हैं वो पैसा गंवाते हैं, उनको जानकारी भी नहीं होती है, वो रिसर्च बेस्ड नहीं करते। तभी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 चैनल है, कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी या बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी, ये एजुकेशन पर्पस से भी है, जहां हम वीडियो शेयर करते हैं कि आपको किस तरीके का इम्पैक्ट मार्केट में आएगा, हमारे फंडामेंटल्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं। 24/7 हम भी उन्हें यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन ज़रूरी है, जब मतलब आप जंप ना करें, पहले जाने। तो लेकिन क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए रविंदर जी, आपको लगता है कि यहाँ इंडिया में भी जो रिटेलर हैं उनके लिए भी ऐसे 24/7 वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर का? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी गैप अप्स और गैप डाउन्स जो फेस करते हैं मंडे को, फ्राइडे क्लोजिंग के बाद से, क्योंकि गोल्ड की मार्केट तो ऑलरेडी हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद भी चल रही है। ठीक बात। तो जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि ट्रम्प साहब ने लड़ाई जो थी या युद्ध जो था उसकी शुरुआत करी थी फ्राइडे को, तो हम लोग तो वीकेंड के मूड से जा रहे थे कि वीकेंड एंजॉय करेंगे, लेकिन जिसकी पोजीशंस है उसका आप सोचिए कि वो 2 दिन जो उसका बीपी हाई और शुगर हाई होने वाला है, वो तो मंडे आके उसे पता चलेगा, क्योंकि वो गैप अप्स और गैप डाउन्स में इतना ज़्यादा पैसा लूज़ होता है, क्योंकि गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक प्री डिफाइंड लॉट साइज़ होता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा अमाउंट डाल रखा है, इसमें एक प्री डिफाइंड लॉट साइज़ है, उस लॉट साइज़ के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट है, और मार्जिन मनी आपने ब्रोकर को दे रखा है, तो वो सारा का सारा ही चीज़ हो जाता है। क्योंकि जब आप देखोगे कि अगले दिन 5% सिल्वर में फॉल है, तो वो 5% में उसका जितना मार्जिन होगा ऑलमोस्ट सारा का सारा वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में आता है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए भी और जो हेजर्स हैं उनके लिए भी। आपकी डिमांड है ना, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप बोलेंगे तो बात ऊपर तक पहुंचेगी शायद, और इस बारे में कुछ किया जाए तो इंडिया में भी ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सेबी काफ़ी एक्टिव है। सेबी प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा वो करे कि फंड्स प्रोटेक्ट रहें। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ETF उन्होंने लाया, पहले तो बाहर लॉन्च हुआ, यूरोप में हुआ, फिर अमेरिका सब जगह हुआ, फिर हमारे यहाँ ETF का कॉन्सेप्ट आया। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हम ये कॉन्सेप्ट भी लेंगे, जिसमें कि हमारा एक्सपोजर जो है पूरा 24/7 रहेगा, और ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि मंडे क्या होगा और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वाइप आउट होता हुआ नज़र आएगा या मार्जिन कॉल्स आएंगी। तो मुझे लग रहा है कि सेबी इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रख रही हैं। अच्छा, ये भी मुझे समझाइए कि अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो गोल्ड को कैसे इफ़ेक्ट उसके ऊपर डालती हैं, क्योंकि हमने अभी बहुत सुना कि फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। उस समय हम ये सुनते थे जब केविन वॉश आए थे कि डोनाल्ड ट्रम्प तो उनको लेके इसीलिए आए हैं कि उनके हिसाब से वो काम करें। अब केविन वॉश भी नहीं सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, उनकी तरफ से अभी जो सबसे हालिया बयान दिया गया है वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो पहला मकसद है वो है महंगाई दर को काबू रखना, जो अभी अराउंड अमेरिका में 3.5% है। उनका कहना है मैं तो 2% का हमने टारगेट लिया हुआ है और हम उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो कम तो नहीं होने वाली, कम से कम। अब ये समझाइए कि ये कैसे सोने के ऊपर प्रभाव डालती हैं। हाँ, इसके दोनों साइड है और इसको समझना होगा, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन, 2 चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि वो 2 पिलर हैं क्या। पहला पिलर हमारा इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोनों ही यहाँ पे परेशानी का कारण है हमारे फेड चेयर के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन हायर साइड है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी 4.2% है। इनका टारगेट होता है 2% का, और ये काफ़ी दिनों तक इन्फ्लेशन जो है 3% से ऊपर ही रहा है, नीचे की तरफ नहीं आया है। अब जब ये वॉर यहाँ पे आया तो ये इन्फ्लेशन अब बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम सिर्फ ना क्रूड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अगर देखें तो एल नीनो भी आ रहा है, तो ये साल बहुत ख़राब है। एल नीनो की वजह से भी अब यहाँ पे मतलब एग्री प्रोडक्शन कम होगा तो इन्फ्लेशन हायर साइड जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन हायर साइड जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो डॉलर का वैल्यू अपने आप बढ़ेगा। जैसे हमने INR में, अगर मान लीजिए अपना रुपया में RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो हमारा INR स्ट्रांग होता चला जाता है, तो लोग फिर करेंसी में आ जाते हैं निवेश करने के लिए। तो वैसे डॉलर में निवेश जो है वो वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, वहाँ पे गोल्ड जो है वो अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मैंने और भी देखा है,
जब गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती है और सेंट्रल बैंक्स जब बाइंग करते हैं और ईटीएफ में बाइंग आती है ना, तो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है। उसको दरकिनार करते हुए गोल्ड की अपनी चाल यहाँ पे रहती है। तो बेसिक यही है कि हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में गोल्ड जो है वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन सिचुएशंस अगर लगे कि आने वाला समय जो है वो स्लो डाउन का है, रिसेशन हिट कर सकता है, गोल्ड क्यों आउट परफॉर्म करता है? क्योंकि जैसे रिसेशन हिट करता है तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स देते हैं स्टिमुलस और उसके बाद कम करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इन एडवांस यहाँ पे गोल्ड जो है मतलब वैसे सिनेरियो में भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि गोल्ड को आगे की कहानी पता है कि भैया लौट के तुम मेरे पास आओगे। हाँ, ठीक बात। अच्छा, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी मैं समझना चाहती हूँ कि उसको देख के हम कैसे समझें कि सिल्वर किधर जाने वाली है और गोल्ड किधर जाने वाला है, ये कैसे रहता है? अभी मैं देख पा रही थी तो शायद 70 और 1 के स्तर पे ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो, ये क्या इम्पैक्ट डालता है? देखो, इसको हिस्टोरिकली अगर समझे तो ये 45 के आसपास पेग्ड रहता है। एवरेज टर्म्स में बोल रहा हूँ कि जब से ये स्टार्ट हुआ है गोल्ड सिल्वर का ट्रेडिंग, उस समय से एवरेज जो है वो 45 के आसपास है। इनिशियली 1:1 रेशो पे रहा होगा जब स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन अभी इसका मतलब ये है कि अगर 70 है तो मतलब सिल्वर जो है वो मतलब अंडर परफॉर्म्ड है। उसकी परफॉर्मेंस गोल्ड के कंपैरिजन में कम आ रही है। सिल्वर सस्ती मिल रही है कंपेयर टू गोल्ड, मतलब 70 आउंस पे करने पड़ेंगे 1 आउंस गोल्ड। आइडल कितना होना चाहिए? 45 के आसपास रहे तो वहाँ पे बैलेंस आउट दिखता है इसमें। अच्छा। वहाँ पे अभी हमने रिसेंटली आता हुआ दिखा भी था कि जब 45 के आसपास ये रेशो फॉल किया था, वहाँ से वापस बाउंस होके फिर ये अपसाइड मूव हुई है, अभी 70 के आसपास ट्रेड कर रही है। हायर साइड में 89-85 की रेंज में मैक्सिमम हायर साइड में ये सस्टेन करी है, लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि सिल्वर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अभी वो रेंज हिट होने में स्टिल रूम है, अपसाइड में थोड़ा और मूव कर सकती है हायर साइड, गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है सिल्वर को। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी हायर साइड है, अपसाइड और कितना जाने को है, 19 पॉइंट्स मैक्सिमम अपसाइड जा सकती है ये रेशो। उसके बाद में फॉल आएगा, तो जब फॉल आएगा उस समय गोल्ड जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा कंपैरेटिव सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेशियो इंप्रूव होगा, इंप्रूव से मतलब कि 70 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि सिल्वर प्राइसेस ज़्यादा चलेंगे कंपेयर टू गोल्ड। और अगर प्राइसेस गिरते हैं तो सिल्वर प्राइसेस कम गिरेंगे और गोल्ड ज़्यादा गिरेगा, इस तरीके से। ऑलराइट, तो ट्रेडर इस हिसाब से भी फिर अपना आगे की रणनीति बना बिल्कुल। सकते हैं क्या? बिल्कुल। ट्रेडर्स को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कमोडिटी में जब ट्रेड करते हैं ना, तो गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करने के लिए एक बहुत बेसिक आइडिया होता है कि मॉर्निंग में जब आप आ रहे हो तो आप सबसे पहले तो इंटरनेशनल गोल्ड को देखो। अब आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो USD INR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो वो M6 गोल्ड पे रेप्लिकेट होता हुआ दिखेगा आपको प्राइसेस में। उसके बाद में आप डॉलर इंडेक्स देखो, एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हमें आइडिया होता है, क्योंकि वो बास्केट ऑफ करेंसीज है तो हमें एक आइडिया होता है कि डॉलर का मूव कैसा है। अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड जा रहा है तो गोल्ड लोअर साइड मूव करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ केसेस होते हैं जिसमें दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 90% चांसेस में आपको दिखेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्स रिलेशन प्ले करते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड मूव कर रहा है तो गोल्ड में फॉल आता हुआ दिखेगा। वहीं उसके बाद में हमें US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स देखनी चाहिए। यील्ड्स अगर हायर साइड हैं तो पैसा जो है वो बॉन्ड्स में जाता है, गोल्ड में नहीं आएगा। अगर यील्ड्स कूल ऑफ हो रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, तो आप देखोगे कि गोल्ड अल्टीमेटली हायर साइड मूव करेगा मोस्टली केसेस में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बट कुछ केसेस रिसेंटली हमने देखा था जब गोल्ड सिल्वर हायर साइड मूव कर रहे थे तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ रही थी और गोल्ड सिल्वर भी बढ़ रहे थे। तो वो कुछ केसेस होते हैं ऐसे जिनमें दोनों सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि ये इन्वर्स रिलेशन प्ले करते हैं। गोल्ड सिल्वर से आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा आउट परफॉर्म करेगा, किस में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो वॉलेटिलिटी कैप्चर हो सकती है। और डॉलर इंडेक्स से हमें डायरेक्शन पता चल सकती है कि अगर डॉलर इंडेक्स का डायरेक्शन अपसाइड का है तो गोल्ड का मोस्ट ऑफ द केसेस में लोअर साइड मूव रहेगा। ओके, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं भारती जी?
बिल्कुल, इसको साधारण ढंग से अगर समझे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है कि हम गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर रखते हैं और नीचे सिल्वर के प्राइसेस से हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 4000 हमारा गोल्ड है, उसको हम डिवाइड कर दिए अभी के $60 से, वो हमारा गोल्ड सिल्वर रेशियो आ जाता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इकॉनमी जब भी परफॉर्म करेगी, एक इंडिकेशन है कि अभी आपको लग रहा है कि इकॉनमी परफॉर्म नहीं करेगी, डेटा थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, हमारा ये रेशियो नीचे जाएगा, क्योंकि चांदी है हमारी इंडस्ट्रियल कमोडिटी। तो जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी हमारी चांदी नहीं चलेगी, क्योंकि 65% ये जाता है इंडस्ट्रियल मेटल में, यूजेस में। तो गोल्ड उस समय तेज रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं ना कि ये वॉर ख़त्म हो गया तो इकोनॉमी चलेगी, इकोनॉमी चलेगी जैसे ही, तो आप समझिए कि ये जो रेशियो है ना, जो आप 70:1 बोल रही हैं, वो नीचे आके 45:1 आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड सिल्वर बहुत तेज़ी से फिर बढ़ेगा और गोल्ड वहाँ पे मतलब बढ़ेगा, लेकिन सिल्वर वाली तेज़ी नहीं रहेगी। अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ट्रेडर्स कैसे यहाँ पे ले, इससे क्यूज़ लें। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर साइड रहेगा, क्राइसिस बढ़ती जाएगी, सारे डेटा ख़राब आने शुरू हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जीडीपी सब पे असर आना शुरू होगा। चांदी वहाँ बैठ जाएगी कि भैया मुझे काम दोगे तब मैं बढ़ूंगी आगे, मुझे पुश चाहिए, और वो पुश चाहिए इंडस्ट्रियल डिमांड का चाहिए, तब तक चांदी आपको बैठी रहेगी। और वहाँ पे गोल्ड हायर साइड जाएगा कहाँ, 85:1 पे। ओके। तो हमें देखना है, हमें ये करना है, जैसे ही डेटा का इंडिकेशन आना शुरू हो गया कि पिछले बार से जीडीपी बढ़िया आया, आप देखिए वहाँ पे चांदी चलनी शुरू हो जाएगी। और जब तक ये जो डेटा है ना, कुछ डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जीडीपी है, कुछ डेटा को ध्यान में रखें, ये डेटा जब तक इंप्रूव नहीं होंगे तब तक चांदी नीचे की तरफ रहेगी। तो यानी कि रेशियो हमारा थोड़ा हायर साइड में रहेगा। तो इसको बड़े बेसिक तरीके से हमें समझना है कि इकोनॉमी चली तो चांदी चली, और इकोनॉमी जब तक रुकी हुई है तब तक चांदी हमारी रुकी हुई है। ये मैं हमेशा ये थंब रूल एक बना सकती हूँ, आप बना के चल सकते हैं, क्योंकि 65% ये इंडस्ट्री में जाती है। ओके। मुझे एक और बात आप बताइए, और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि हर किसी का कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। हम जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेस की बात करते हैं तो वो जो टारगेट देते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई कहता है $6000 गोल्ड जाएगा, कोई कहता है $8000 जाएगा, कोई कह रहा है 4500 तक जा सकता है। ये इतना ज़्यादा फ़र्क जो होता है, अभी मैं हाल ही में एक एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो मैंने उनको रॉबर्ट कियोसाकी की बात की, तो उन्होंने कहा उनका तो नाम ही मत लो मेरे सामने। उन्होंने कहा था मैं तो इनको एक्सपर्ट मानता ही नहीं हूँ, रिच डैड पुअर डैड भी इन्होंने जो लिखा है मुझे लगता है किसी से लिखवा लिया होगा उन्होंने। पैसे दे के आज के ज़माने में किताब भी लिखवा ली जाती है, क्योंकि ये इतनी अफलातूनी बातें करते हैं। तो यही जो बड़े मैं कहूँगी बैंक्स हैं या ये जो बड़े इंस्टीट्यूशनल हाउसेज हैं, ये सबसे ज़्यादा हमको कंफ्यूज करते हैं। तो इतना अंतर इनके टारगेट्स में होता क्यों है? हमें नहीं जाना ना वहाँ पे, हम अपना डेटा रखेंगे। अच्छा। अब जैसे मैंने बोला कि 15 साल से न्यूज़ में भी हम अब बिल्कुल यही एजुकेशन की ज़रूरत है, यहीं पे एजुकेशन की ज़रूरत है। अब जैसे हमने बोला कि 15 साल का हमारा डेटा है, वो 15 साल डेटा हमारा 18% रिटर्न दे रहा है। हमें भैया 18% से 25% मिल गया, हमें $8000 नहीं जाना, हमें निकल जाना है। अगर इस मार्केट में डिसिप्लिन आ गई ना तो लोग नुकसान नहीं करेंगे, बहुत कम नुकसान होगा उनका। फिर क्या होता है, एक हाइप आप देखेंगे, न्यूज़ का एक फ्लो होता है। जैसे ही 5600 आया ना तो $8000 की बात होगी। हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे अब 4000 आया, अब लोग बोलेंगे $3000 या $3200 आ जाएगा। हाँ। बस वही हमें बचना है, हमें मतलब कि हिस्टोरिकली बैक डेटा पे ध्यान देना है, और ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि कितना मैक्सिमम डाउनसाइड आ सकता है, ऑप्शंस में कहाँ पे पोजीशन बनी हुई है जहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट आएगा, और कहाँ पे इंस्टीट्यूशन बैठा है वो बोल कुछ और रहा है लेकिन वो कर कुछ और रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, गोल्डमैन सैक ने जब $147 आया क्रूड ऑयल 2008 में, तो उन्होंने बोला $200 जाएगा, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब वो डिमांड से बेस्ड नहीं था। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी रिसर्च में बोला था कि ये यहाँ पे $150 रुक जाएगा, लेकिन वहाँ से पता है $200 के बदले में क्रूड का क्या हाल हुआ, $34 आया। तो हमें ऐसे मतलब कि रिसर्च पे नहीं ध्यान देना है, हम अपनी रिसर्च को करें, क्योंकि हमारे पास फ्री में बहुत सारे डेटा हैं, बिलीव मी, फ्री में डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको फ्री का डेटा नहीं है तो आप किसी भी रिसर्च हाउस से जुड़िए जो आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड मतलब आरए का ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और है, अभी आपको एक चीज़ और आ रही है, मैं बता देती हूँ। आपको ट्विटर पे बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्स पे $15,000 $20,000 पे ऑप्शन की कॉल ऑप्शन में बहुत सारी पोजीशन कॉमिक्स में बन रही हैं, वो बन रही हैं, लेकिन हमें उनसे बचना, हमें ट्रैप नहीं होना। एक कमोडिटी जो अभी 4000 पे है वो $20,000 कैसे आएगी, ये हमें सोचना है। पैसा हमारा है, ये हो रहा है मार्केट में, सीरियसली ये हो रहा है।
आप जैसे न्यूज़ फ्लो देखेंगे ना, एक्स पे मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूँ, $15,000 $20,000 के कॉल ऑप्शन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है। क्या यूएस जो है गोल्ड को रीवैल्यू करेगा? ये प्राइसेस आ रहे हैं। हमें ऐसे न्यूज़ से बचना चाहिए। हमें हमारा 18-20% मिल गया, हमें निकल जाना है। ठीक बात है। लेकिन ये जो बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि अमेरिका अपने गोल्ड को रीवैल्यू करेगा, आपको लगता है कि ये होगा और निकट भविष्य में ही होगा? बहुत आसपास ही हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका ऐसा करेगा। देखिए ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन हाँ ऑल्दो उनका आज नहीं डेट तो कल होना है। उनका डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत पड़ सकती है उसको रीवैल्यू करने की। अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली फिर वो प्राइजेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए कहना कि होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब तक ट्रम्प है तब तक क्या होगा किसी को कुछ नहीं आइडिया। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए फायदे का सौदा होगा। ऑब्वियसली उसमें मुझे लगता है कि अगर रीवैल्यू होगा तो ऑब्वियसली उनका जो पहले पैक्ड है गोल्ड वो काफ़ी लोअर प्राइजेस पे है, अब होगा तो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन के बाद उनको आइडिया होगा कि जो टोटल उनके वॉल्ट में है वो कितना वैल्यू का है और उससे क्या डेट पे कितना असर आ सकता है, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये तो हर कंट्री करती होगी, मतलब वो चाहे इंडिया है या चाइना है। हमने आज के 10 साल पहले जो गोल्ड ख़रीदा था उसकी रीवैल्यू मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री क्या बार बार करती रहती है। क्या बार बार नहीं होता है। यूएस में ये चीज़ें इसलिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका जो डेट है वो $33 ट्रिलियन है और हर साल ये बढ़ रहा है। 33 आपने कम बताया, मुझे मुझे लगता है लगा 40 ट्रिलियन हो चुका अभी है। हर साल ये 3 ट्रिलियन बढ़ रहा है। तो अब इस साल मान लीजिए कि 38-39 ट्रिलियन या 40 ट्रिलियन मान लिया हमने। उनके पास गोल्ड है 8400 टन्स के करीब उनके पास गोल्ड है, और उन्होंने जो वैल्यूएशन करी हुई है वो डिकेड्स बैक की हैं, और वो प्राइस मैं बोलूँगी आप मानेंगे नहीं, वो $47 है। हाँ मैंने पढ़ा था $47 $42 के करीब है। अब जैसे ही ये 40 ट्रिलियन मान लेते हैं, $40 ट्रिलियन है, जैसे ही वो अपनी बैलेंस शीट में $47 से 8400 टन्स को अगर वो कर देते हैं अभी के हिसाब से 4000 टन $4,000 की, तो उनका जो डेट है वो बैलेंस शीट में बहुत कम हो जाएगा। कवर अप तो नहीं होगा पूरा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। तो उनके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा कि भैया डेट टू जीडीपी रेशियो जो है इनका ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पुअर हो चुका है। तो वो रेशियो यहाँ पे बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा और इनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसके लिए इनको दोनों हाउसेस का परमिशन भी चाहिए होता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर इनका जो फॉक्स नॉट जो इनका वॉल्ट है वहाँ पे एक तो ऑडिट्स वगैरह होंगे। ये लंबा प्रोसेस एक होता है। तो मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं है जब वो इतने जगह वॉर में यहाँ पे ट्रैप है। ठीक है, डन। अब मैं वापस भारत के जो हमारे निवेशक हैं उनके ऊपर आती हूँ। मुझे ये बताइए कि गोल्ड और सिल्वर का फंडामेंटल हम चेक कैसे करें, क्योंकि हम ये बात तो कर रहे हैं कि सेल इस समय लगी हुई है। हम ये बात कर रहे हैं कि चांदी तो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अभी भी ये जो 50% डिस्काउंट पे सिल्वर है वो वाकई डिस्काउंट पे है या अभी भी उसका जो ओरिजिनल प्राइस है या होना चाहिए उससे अभी भी वो महंगी मिल रही है? ये पता मुझे कैसे चलेगा? देखिए इसमें बहुत सिंपल है। पहले तो आप लोग इसमें समझिए कि डिमांड जो थी, क्या वो डिमांड ख़त्म हो गई है? क्योंकि हमें बहुत इजी वे में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सिल्वर के प्राइसेस जब मूव करना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस समय क्या फंडामेंटल्स थे, क्या रीजंस आ रहे थे, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, बहुत सारे रिसर्च हाउसेस ने रिपोर्ट्स निकाली होंगी, आप उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। फिर जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनके ग्रुप्स रहते हैं, उनके रिसर्च हाउसेस हैं, आप उनके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है, आपको ग्लोबल डेटा रीड करना पड़ता है, आपको WGC की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद IMF का आउटलुक क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। मतलब फेयर वैल्यू हमें बहुत इजीली नहीं पता चल सकती सिल्वर की? नहीं, बहुत इजीली तो नहीं पता चलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कमोडिटी है। हम नहीं पढ़ना चाहते, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे बताओ कि सिल्वर की फेयर वैल्यू क्या है, ताकि मुझे ये पता चले कि 2000 का लेवल, अब ये इसको अगर मैं 2000 का बोलूं और फिर बोलूं कि 50% डिस्काउंट पे ये 1000 का आपको मिल रहा है, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या पता 500 ही हो ना। मैंने इस पे MRP 2000 की लगा दी थी, मुझे फेयर वैल्यू कैसे पता चलेगी सिल्वर की? देखो उसमें माइनिंग कॉस्ट आ जाएगी सबसे पहले तो आपकी, कि जो माइनिंग कॉस्ट है दोनों कमोडिटीज़ की, गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर तो डायरेक्टली माइन होती नहीं है, बाय प्रोडक्ट है, तो आपको वो देखना पड़ेगा और कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे। क्योंकि आईफोन की भी जैसे, या किसी फ़ोन की, या किसी भी कमोडिटी की अगर हम एक्चुअल प्राइस तय करते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी
डिमांड पे, अगर डिमांड हायर साइड है, बेसिक इकोनॉमिक्स है कि अगर डिमांड हायर साइड है तो प्राइसेस ऑलवेज हायर साइड होंगे अगर सप्लाई कम है। तो सिल्वर के केस में वही है कि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अब जो वैल्यू ये तो तब भी थी जब चांदी $120 पे थी, और ये आज भी है जब चांदी हमको $66-67 के आसपास दिखाई दे रही है। तो फंडामेंटल तो तब भी वही थे मेरे हिसाब से, आज भी वही है। तो तब क्या हो गया था जो $120 पहुंच गई थी, और अब क्या हो गया है जो $66-67 है? तब फोमो था मार्केट में, हर किसी को लग रहा था कि मैंने रैली मिस कर दी, और अब वो फोमो जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है क्योंकि वॉर की वजह से प्राइसेस जो है वो करेक्ट हुए हैं। और जब ऐसा होता है ना कि जब मैं कोई चीज़ 80 रुपये पे ख़रीद लूँगा और वो 60 आ जाएगी, तो मेरे मन में होगा कि जैसे हम कोई ज़मीन भी खरीदते हैं ना, सबसे सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है ज़मीन खरीदना। तो अगर उस ज़मीन के रेट थोड़े से कम होते हैं तो मेरे को डर लगता है कि मेरा पैसा फंस गया। सेम वे इसमें भी ऐसा ही हो रहा है गोल्ड सिल्वर में। अगर किसी ने $80 पे चांदी खरीदी है और अभी $60 के आसपास या $55 के आसपास दिख रही है, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम और ऐड ऑन करके इसको एवरेज नीचे कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये प्राइसेस अपसाइड जाने वाले हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन की वजह से कुछ ऐसी टेंशन्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल किए हुए हैं। वो हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि अगर कोई चीज़ कुछ टेम्परेरी जो सिचुएशंस है उनकी वजह से प्राइसेस में फॉल देखने को मिल रहा है, वो टेम्परेरी सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाली। ट्रम्प साहब भी अगले कितने साल और रहने वाले हैं, उसके बाद तो जाने वाले हैं। उसके बाद वापस प्रेसिडेंट भी नहीं बनेंगे, तो कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, नई पॉलिसीज़ आएंगी, तो ऑब्वियसली जो वॉर लाइक सिचुएशन है ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। तो उस समय सिल्वर प्राइजेस भी बाउंस करेंगे, गोल्ड प्राइजेस भी बाउंस करेंगे। तो जो अभी का पेशेंस है, क्योंकि रिटर्न्स पेशेंस से ही आते हैं, ओवरनाइट लॉटरी टिकट रिच बना सकती है आपको, रिटर्न्स नहीं दे सकती। तो ये लॉटरी टिकट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, वंदना जी, फेयर वैल्यू क्या है सिल्वर की? मुझे सारी ना क्रोनोलॉजी सामने आ रही थी जब आप ये पूछ रहे थे। एक सिल्वर जिसको हम ज्वेलरी के लिए जाने जाते थे, जो इंडस्ट्री में यूज़ होती थी, हमने बोला कि भैया हम डेटा सेंटर में भी डाल देंगे, इसको हम ईवीज़ में भी डाल देंगे, हर जगह डाल देंगे। फिर एक सिल्वर को हम बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें क्रिटिकल मिनरल्स में भी यूज़ करेंगे, हम वेपन्स में भी यूज़ करेंगे। फिर हम बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी बनाएंगे आपका। तो रशिया ने इसे सेंट्रल बैंक्स ने ख़रीदना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि नहीं, हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व तो बनाएंगे, हम तुम्हें कोलेट्रल भी डालेंगे। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं, सिल्वर के बेसिस पे आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो एक एम्प्लॉई है जो कि एक डिपार्टमेंट में काम करता था, अब उसको सारे डिपार्टमेंट में हमने लगा दिया। वो कम अवेलेबल रहेगा आपके लिए, जो पहले ईजिली अवेलेबल था वो आपके लिए कम अवेलेबल रहेगा। तो आप बोलो कि भैया तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, पहले तो टाइम देते थे, अब टाइम नहीं देते। बस ये सिल्वर का रोल इन्होंने बहुत बढ़ाया। एक 25 ने परेशान किया सिल्वर को। पहले से ही 5 साल से डेफिसिट में ये कमोडिटी थी, सप्लाई ऑलरेडी डिमांड बढ़ती जा रही थी। फिर हमने बोला कि आप तो इंडस्ट्रियल मेटल हैं, आप स्ट्रेटजिक मेटल भी हो जाइए, फिर आप क्रिटिकल मिनरल्स में भी हो जाइए, फिर आप कोलैटरल भी हो जाइए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 देशों ने इसमें एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया। यूएस ने लगाया कि ये कमोडिटी हमारे लिए बड़ी प्रेशस है, ये चांदी को हम बाहर देंगे नहीं, हम इसे अपने पास रखेंगे। तो फिर यूएस के बाद चाइना ने कहा कि तुम नहीं दोगे, हम भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें भी ये चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब एक वेपन से लेके हमारे चिप से लेके हर चीज़ों में ये यूज़ हो रही है। इसके बाद शुरुआत होती है किसके स्ट्रैटेजिक रिजर्व को क्रिएट करना। और जब कंपनी ने माइन से करार करने शुरू करे कि अगले 5 साल तक आप हमें चांदी दो, जो कि बैंक से लेती थी, और उन्होंने डायरेक्ट माइन से करार करना शुरू किया, तो रिटेलर से समझा भैया ऐसी कौन सी कमोडिटी है ये, ऐसा कौन सा चीज़ है जो इतना रिटर्न दे रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा सिचुएशन था जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रियल बाइंग आई, और रियल बाइंग ने स्पेकुलेटिव बाइंग को यहाँ पे बढ़ा दिया और वो फोमो को क्रिएट कर दिया। और वहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी हमें एजुकेटेड भी होते हैं, लेकिन हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है, स्पेकुलेशंस भी होते हैं। और वहाँ से शुरुआत हुई कि हमने तो एक तो बहुत बड़ा रिजर्व क्रिएट कर लिया सारी कंट्रीज़ ने। एक इंडिया ने 1/4 चांदी खरीद लिया था 2025 में। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चांदी मतलब एकदम से क्या हो गई, उसने 1/4 खरीद लिया कि आने वाले साल में हमारी ये सपोर्ट में रहेगा और हमारे पास रिजर्व क्रिएट रहेगा। अचानक से 26 में फिर मार्जिन्स भी बढ़े, यहाँ पे वॉर भी आता है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी, और फिर हमारे पास रिजर्व भी अपने पास थे। और क्राइसिस में हमने बोला कि नहीं, हमें तुम्हारे पास रिजर्व है, हम थोड़ा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस करेंगे। इन सब चीज़ों ने सिल्वर को नीचे की तरफ ला दिया। लेकिन अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग चाल के लिए तैयार है।
और पहले जो होता था ना कि हम डिकेड्स देखते थे कंसोलिडेशन में, हाँ। ये डिकेड्स का जो कंसोलिडेशन है 2010 के बाद ख़त्म हो चुका है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। मैक्सिमम ये 3-7 महीने तक रहती है एक रेंज में, उसके बाद फिर से एक अपसाइड देखने को मिलता है। मतलब ऐसा अब हम सिल्वर के लिए ना सोचें कि हमें उसको एक अच्छा रिटर्न पाने में 10 साल 12 साल लगेगा, जैसा आपने पहले वेट किया था, अब नहीं होगा सिल्वर के साथ। 1980 में $50 आया, फिर हमने 11-13 में आता हुआ देखा $50। तो हमारा कितना डिकेड का वो था, वेट था। लेकिन $50 के बाद फिर हम लोगों ने तुरंत से $120 आता हुआ देखा, 120 से $50, ये अपना बेस शिफ्ट कर चुका है ऊपर की तरफ। ऑल राइट, हम जुलाई में इस समय बात कर रहे हैं। बिल्कुल। दिसंबर 2026 तक आपके हिसाब से सोना कहाँ जा रहा है? सोना 1,60,000 से 1,70,000 वाला रेंज जो है वो यहाँ पे आता हुआ मैं देख रही हूँ। वो पहले ही आ जाएगा तो हम दोबारा आपसे कांटेक्ट बिल्कुल। करेंगे। आपके हिसाब से रविंदर जी? गोल्ड में 165 नॉर्मल टारगेट रहेगा, लेकिन अगर वॉर में कुछ इम्प्रूवमेंट या वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ा सा सॉल्व होता है तो प्राइजेस में फिर उससे ज़्यादा भी जंप देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम अपसाइड में 170 तक के ही अभी जो प्रोजेक्शंस हैं वो आ रही हैं। तो बड़े बैंक से जब आप बात करते हैं तो दो बैंक्स हमेशा अलग अलग डेटा आपको देते हैं, लेकिन मेरे साथ जो दो गेस्ट बैठे हुए हैं उनका मोर और लेस एक जैसे ही आपको प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है। अब सिल्वर की अगर हम बात करें तो वंदना जी, आपको सिल्वर कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है 2026 एंड में? 2026 एंड में मुझे लग रहा है कि सिल्वर एक बार 320 से लेके 350 वाले जोन में आती हुई दिखाई देगी, और जिसमें ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रांग आएगा। रविंदर जी? सिल्वर में मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइजेस जो है, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन है और करेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, तो जो मूव रहेगा अपसाइड का वो भी इम्पल्सिव रहेगा, तो यहाँ से 3 लाख तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब जंप आएगा तो सिल्वर प्राइजेस काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर रेशो की भी बात करें तो वो भी एक हिंट दे रहा है कि अगर इम्प्रूव होता है तो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अंडर परफॉर्म्ड है इस समय कमोडिटी, सस्ते दामों पे मिल रही है। तो अगर यहाँ से बाउंस करती है तो 3 लाख के नॉर्मल चांसेस हैं कि 3 लाख तक प्राइजेस तो आ जाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि सोना अगले 5 साल में आपको कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट है 5 साल के लिए, लेकिन इसका एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 14% CAGR से अगर हम कैलकुलेट करें, उससे ज़्यादा का नहीं करना चाहिए, तो लगभग जो प्राइजेज़ आएंगे 14% CAGR के अकॉर्डिंग, वो आपको देखने को मिलेंगे 3.5 लाख के आसपास। तो मुझे लगता है कि उसी के आसपास गोल्ड आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के आसपास। वंदना जी? बिल्कुल, मुझे भी वही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़े और सर्कमस्टांसेस को भी यहाँ पे हम लेते हैं तो उस हिसाब से नहीं, एक बार उन्होंने 14% के हिसाब से कैलकुलेट किया, आप तो 18% के हिसाब 18 से शुरू में बात कर मुझे रहे लग थे। रहा है कि एक बारी 3.5 से मतलब 3.5 लाख तक 3-3.5 के बीच में एक बारी रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे सिचुएशंस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहा है, मुझे लग रहा है कि 3.5 लाख 4 लाख आराम से हमें यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड। मुझे 5 लाख दिखाई दे रहा अब 5 लाख है। मेरे हिसाब से अगले 5 साल में सोना 5 लाख जा सकता है आराम कोई से। ऑप्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि इस बार म्यूचुअल फंड्स की बाइंग कम हो गई थी गोल्ड ETF के मुकाबले, हाँ। और सेंट्रल बैंक्स ने जो बाइंग शुरू करी है वो 2012 से उन्होंने बाइंग करी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रादर वो अब डॉलर से ज़्यादा, ट्रेजरी से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 4 लाख तो हम मतलब लोअर साइड का एक टारगेट रख सकते हैं। हायर साइड आप जो 5 लाख बोल रही हैं वो यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे उस रेट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इवन मुझे भी सोचना चाहिए कि अगर थोड़ा नीचे आ रहा है या अभी थोड़ी सी मतलब बाइंग कर लें। हाँ, नहीं, क्योंकि- बिल्कुल आप अगर कह रही हैं कि आप ये 4 लाख तो मान के ही अगर हम चल रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल तो ये बड़ा अच्छा हमें ये प्राइस मिल रहा ये है। ना बहुत सुनहरा मौका है। 25 में हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब हम गोल्ड नहीं खरीद सकते। काफ़ी लोगों से मेरी बात होती थी कि नहीं नहीं सोना हमारे बस का नहीं हो गया, फिर हमारे बस का है, लेकिन 5 साल बाद फिर हम यही कहेंगे कि हमारे बस का नहीं है। ठीक तो है। रैदर हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करें पैनिक होने से। ठीक है, अब ऐसे ही चांदी की भी बात कर लेते हैं। अगले 5 साल में चांदी कहाँ दिखाई दे रही है? चांदी मुझे ज़्यादा तेज लग रही है, सब्स्टिट्यूट नहीं आते हैं, तो मुझे चांदी का लग रहा है कि इनफैक्ट 6 लाख तक मुझे लग रहा है कि चांदी जा सकती है। रविंदर जी? मैं सिल्वर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मुझे तो लगता है कि ये 8 लाख 9 लाख तक भी जाने के चांसेस हैं इसमें, क्योंकि जो पोटेंशियल सिल्वर का है और जिस तरीके से उसको काफ़ी समय तक दबा के रखा गया है, मुझे लगता है कि सिल्वर अब ओपन हो रही है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बन रही है। और जिस तरीके से इसको हमने रिसेंटली देखा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी रखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में मिलिट्री में भी यूज़ में आ रही है,
AI डेटा सेंटर्स की काफ़ी बात हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुए हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी। तो मुझे लगता है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट ऑल दो कॉपर यूज़ हो रहा है सिल्वर के कंपैरिजन में, लेकिन जो आउटपुट सिल्वर दे सकती है वो कॉपर नहीं दे सकती। तो सिल्वर जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ से, क्योंकि हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही किसी कमोडिटी का प्राइस तय होता है। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा है, और उतनी ज़्यादा पेसअप हो सकती है जितनी आने वाले समय में डिमांड हो सकती है। और इसी वजह से मैं सिल्वर पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा दिखती है हमें, सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो अगर इंडस्ट्रियल पुश मिलता है आने वाले टाइम में तो सिल्वर प्राइसेस 9 लाख 10 लाख तक भी जाती हुई दिख सकती है। तो इस हिसाब से क्या अगर कोई इन्वेस्टर आपको सुन रहा है तो वो ज़्यादा चांदी में निवेश करे बजाय सोने के, आउट परफॉर्म अगर करने वाली है सिल्वर? देखिए, इसके लिए उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमेशा पर्सनल प्रोफाइल देख के की जाती है। अगर कोई एज ग्रुप में है, कोई अर्ली एज में है, जेनजी है या 18-20 ईयर्स में है, तो उसे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन स्टिल बैलेंस पे में इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया 10 लग जाएगी, सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। तो हमें इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है तो इस वे में करनी है कि मेरे को एक बैलेंस रिटर्न 14 से 15% CAGR एक बैलेंस्ड होता है। अगर उतना भी आता है तो काफ़ी रहता है, उससे ऊपर जो रहता है वो बम्पर प्रॉफिट है मेरे लिए। उससे ठीक बात है। बिल्कुल, तो उसी तरीके से आप भी वंदना जी ऐसे ही कह रही है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करने वाली है गोल्ड को? सिल्वर आउट परफॉर्म करने वाली है। रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं ज़्यादा तो आपको सिल्वर में मतलब 50-50 जाना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो 30-70 गोल्ड 30 सिल्वर, और आप हायर रिस्क मतलब कि लेना चाह रहे हैं तब आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 60-40 सिल्वर 40 गोल्ड। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, और जो लोग सिल्वर का एक्सपोजर ज़्यादा ले रहे हैं उनसे एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है और बहुत बड़ा मतलब रिक्वेस्ट है ये कि फ्रिक्वेंट चर्निंग के लिए तैयार रहें, क्योंकि सिल्वर जो है हम लोगों ने 480 से इसको 220 आता हुआ देखा है। उनको फ्रिक्वेंट चर्निंग, वो ये नहीं समझे कि अब मैंने सिल्वर में निवेश कर लिया अब मैं आराम से, अगर उनका व्यू 5 साल का है तो वो फिजिकल खरीद के रखें, वो 5 साल ETF खरीद के रखें, 5 साल बाद पोर्टफोलियो को देखें। लेकिन अगर वो अपना पोर्टफोलियो डेली देख रहे हैं, यानी कि वो ट्रेडर हैं, तो फिर उनको चर्निंग जो है वो फ्रिक्वेंट करनी होगी। क्योंकि अगर आप डेली देखेंगे आपको टेंशन होगी। अगर आप महीने में 2 महीने में एक बार ही देख रहे हैं निवेश के पर्पज़ से तो फिर आप सही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो रिस्की ट्रेडर हैं, वो निवेशक हैं, वो यहाँ पे सिल्वर में ज़्यादा एक्सपोजर लें, चर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें। एक्टिव ट्रेडर होना होगा उनको, फिर एक्टिव मतलब इन्वेस्टर होना होगा। अगर गोल्ड है तो गोल्ड आपको बिल्कुल रिटर्न देता रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा चर्निंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि उनका प्रोफाइल, वो एक्टिव यहाँ पे इन्वेस्टर होंगे या फिर वो उनका किस तरीके का व्यू है कि नहीं भैया मैं सिप लगाऊंगा, मैं सीधा 10 साल बाद देखूंगा। ठीक है, तो ये पहली बार मुझे लगता है पॉडकास्ट में हो रहा है कि 2 एक्सपर्ट की जो राय है वो लगभग आपको एक सी ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो नो कन्फ्यूजन, मतलब ऐसा नहीं कि वंदना जी ने कुछ बोला और रविंदर जी ने उसको काट दिया तो आप पॉडकास्ट ख़त्म होते होते तक भी कन्फ्यूजन में ही रहे। ये एक अच्छा पॉइंट मुझे मेरे पॉडकास्ट का लगा। आपका टेक अवे क्या है वो मुझे ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो मच, आप दोनों ने इतना टाइम दिया। थैंक यू।